अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मेरा नाम रज़ा खरल है और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी दो ही ख़बरें हैं, जो दो ही मौज़ूआत हैं। एक बड़ा दिलचस्प है इस लिहाज से कि एक पंजाबी का मुहावरा मुझे याद आ रहा है कि चोरां दे कपड़े ते डांगा दी गस। उर्दू में शायद इसका मुतबादिल माल मुफ्त दिले बेरहम। कुछ ऐसा ही सलूक पाकिस्तान के तोशा खाने के साथ हुआ है। मुझे तो ये वो तोशा खाना याद आ रहा है जो रंजीत सिंह के मरने के बाद सिख हुकूमत का था या सिख सल्तनत का था। पंजाब की राजधानी यानी लाहौर में मोती मस्जिद में, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ये तोशा खाना कायम किया हुआ था। लेकिन इस पे हर कोई जो आता था वो हाथ साफ कर लेता था। यहाँ तक कि सिख हुकूमत के पास पैसे बचे ही नहीं थे। इसलिए तो जवाल पजीर हो गई कि जैसे ही हुकूमत रंजीत सिंह की मौत वाक़ हुई, तो उसके बाद जो आने वाले हैं वो आते गए, चंद दिनों के अंदर लूटते गए, हाथ साफ करते गए और फिर आगे। और फिर हुआ क्या कि सब कुछ ख़त्म हो गया। और जब तक दिलीप आया, यानी प्रिंस दिलीप सिंह, जो बाद में क्रिश्चियन भी हो गया, कन्वर्ट हो गया था, तो उस वक्त तक तो तकरीबन पंजाब की राजधानी या पंजाब की ये सिख गवर्नमेंट बिल्कुल मकरूज़ हो चुकी थी और बहुत बड़े मसाइल और मसाइल का सामना थी। और इसलिए तो अनेक्स करना और हराना बिल्कुल आसान हो गया था। जो सेकंड बैटल ऑफ वो थी बैटल ऑफ गुजरात में, और फिर ख़त्म होगी बात। तो आइए हम तोशा खाना आज केस की बात में, ये तोशा खाना केस 2 है, रेफरेंस नंबर 2 है, जो पहले नैब के पास था। लेकिन नैब तरमीम ऑर्डिनेंस आने के बाद ये नैब से एफआईए के पास चला गया। और इसमें जेवरात के सेट की मलकियत या मालियत बताई जा रही है वो 7 करोड़ और कुछ लाख है। 7 करोड़ से भी ज़्यादा मालियत का ये सेट, 15 लाख, 7 करोड़ 15 लाख मालियत का ये सेट। और इसमें इल्ज़ाम यह है कि इसका एक कंपनी जो बोगस बताई जा रही है या गलत बताई जा रही है, उसकी तरफ से रेट लगवाया गया ख़रीदने के लिए। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी, जो उनकी स्पाउस है, उनकी जानिब से सिर्फ 58 लाख, यानी उसका 10वां 12वां हिस्सा ये रेट लगवाया गया। और फिर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चोरा दे कपड़े ते डांगा दी गस और माले मुफ्त दिले बेरहम। यानी जब चाह जितना चाह निकाल लिया और जितना चाह रेट लगा दिया और फिर बात ख़त्म। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक गंगू मिरासी की। ये किसी गांव में किसी जैलदार के पास मुलाजम था, और वो जैलदार वगैरह बड़े शाह खर्च थे और महंगे महंगे कपड़े वगैरह ख़रीदा करते थे, और ख़रीदने के लिए लैलपुर उन दिनों जाया करते थे। एक बार वो जब जा रहे थे तो थोड़े से अफ्यून के भी वो आदी थे। तो जब वो वहाँ लैलपुर वो गए, कपड़े ख़रीदे, वापस आए, तो वो गंगू या रंगू मिरासी भी उनके साथ ही था। तो रंगू ने रास्ते में जैसे ही उनको नींद में या सोता पाया या नशे में मदहोश पाया, तो वो कपड़े जो कीमती बोस्की वगैरह थे उस वक्त के, और महंगे महंगे रेशमी कपड़े थे, वो चुराए और भाग गया। तो वो पहुँचे, रंगू तो या गंगू तो मिला ही नहीं। जब वो अपने गांव पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो तो हमारे साथ है ही नहीं है, सब कुछ लेके चला गया। तो वो काफ़ी अफसरदा हुए। तो जब कोई उनसे ये दुख का इजहार करने आता गांव का बंदा कि चौधरी साहब, भट्टी साहब, फलां साहब या राय साहब, बड़ा दुख हुआ आपके, वो ले गया, और रंगू के साथ तो बहुत कुछ होगा, बहुत सज़ा उसे देगी। तो वो कुछ और ना कहते, वो बस यही कहते हैं कि रंगू को ये पता नहीं है कि ये सूट कितने कितने के हैं, उसने बहुत सस्ते बेच देने हैं यानी उसने हाथों हाथ चला देने हैं। उसको ये मालूम नहीं है कितने महंगे और कितने कीमती कपड़े हैं। तो जनाब यही हाल है हमारे भी, कि रंगू मिरासी हमारे जो सिस्टम पे इस तरह शरारत कर गए हैं। और ख़ाली एक नहीं, और भी होंगे। वक्त आएगा कि वो दूसरे केसेस भी निकलेंगे, और दूसरों की भी घड़ियाँ और पता नहीं क्या कुछ जेवरात जो उन्होंने सस्ते दामों, इंतहाई सस्ते, बल्कि लूट की लूट मानो है, लूट सेल चल रही है, लूट सेल पे लिए और फिर आगे मार्केट में महंगे दामों बेच दिए या अपने इस्तेमाल में ले आए। तो यार ये किस तरफ चल पड़े हो, बेहतर कर लो। यानी आप पे सियासतदानों, हम आप पे हमारा भरोसा होता है आम लोगों का, जो समझते हैं कि जनाब ये कुछ करेंगे तो ये कुछ अपनी जेब में भरेंगे या कुछ आगे भी बढ़ेंगे। बहरहाल वो
ज़मानत की दरख्वास्त रद्द कर दी गई है और ज़मानत खारिज हो गई है। अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की और बुशरा बीबी की। तो ये है ताज़ा तरीन। इसमें कंटेंशन जो प्रोसिक्यूटर उसकी थी कि बहुत ज़्यादा, यानी जो एस्टिमेट लगाया गया है वो बहुत गलत है। जो असल प्राइस है उनकी वो ये है, जबकि जो जिस प्राइस पे यानी मार्केट प्राइस लगवाई गई है किसी कंपनी से या जिससे भी, वो बहुत कम है। और इसके अलावा दूसरी तरफ से जो वकील सफाई है उन्होंने कहा कि ये भी पहले जैसे ही तोशाखाना केस का हिस्सा है और इसको उसी के साथ नत्थी कर दें, यानी ज़मानत दे दें, और उसकी चूँकि ज़मानत हो चुकी है इसकी भी दे दें। तो ये इस तरह से बात हुई है। तो उस पर जज अंजुमन शाहरुख ने ज़मानत खारिज कर दी है। ये स्पेशल जज हैं और ये अडयाला में आज हुई है हियरिंग। आगे क्या हुआ है, क्या बातें हुई हैं, वो अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो वाक़यात रूनमा उनकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज 63A की नज़रसानी की अपीलों पर समाअत होना थी। 5 रुकनी बेंच था और उस बेंच में जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब उसके सरबराह थे, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम ये इस बेंच का हिस्सा थे। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस बेंच में बैठने से इनकार करते हुए उन्होंने एक लेटर लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने अपने कंटेंशंस या वजूहात बताई हैं। और उन्होंने कहा है कि ये मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि एक तो ये कि वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, ये उसके तहत बेंच बनाया गया है और जिसमें से मुझे निकाला गया है, इसलिए भी मैं नहीं बैठ रहा इस बेंच में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बेंच में एक एडहॉक जज भी है, इस बिना पर भी मैं नहीं बैठ रहा, वो आइन की खिलाफ वर्जी है। और इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ने उनका ख़त जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम है वो उन्होंने पढ़ के सुनाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बेहतर तो ये है कि वो इसमें शामिल हों, और अगर शामिल नहीं भी होते तो फिर भी ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं फ़ैसले करने के, फ़ैसले रोकने के नहीं। तो इसलिए उन्होंने कल तक हियरिंग मनसूख कर दी है और कल दोबारा से हियरिंग शुरू होगी और उसमें फिर 4 रुकनी, अगर वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं आते तो फिर ये 4 रुकनी बेंच होगा जो इसकी हियरिंग करेगा। इसमें 63A के जो फैसला जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में बेंच ने किया था उसके ऊपर नज़रसानी होगी और उसके बाद आगे बात क्या निकलती है, कैसे चलता है, स्पेकुलेशन क्या है, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और जब मैटर इस तरह से अदालत के अंदर हो उसके क्या नताइज होंगे ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन यह है काफ़ी दिलचस्प कि 3 लेटर्स पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, मोहतरम जज साहिबान की तरफ से आए हैं। पहला लेटर उस वक्त आया जब जो लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह ने, प्यूनी जज ने, और दूसरा लेटर उसके जवाब में लिखा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने, जिसमें 12 निकात थे और जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जिक्र था। अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाबी लेटर लिख दिया है और उसके साथ ही उन सवालों का जो कहते हैं कि के ऊपर पॉइंट्स किए हैं और कहा है कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो ख़त आया है या आया था जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स का जवाब दिया था, उनमें उस आइनी सवाल का जवाब नहीं दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर आगे कोई बात नहीं की। उन्होंने सीधा ये कहा है कि हियरिंग तो होगी, कल ही होगी, और इसको 2 साल से जो लटकाया हुआ केस है इसका फ़ैसला भी जल्दी किया जाएगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प है इस लिहाज से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है एक तरह से, और अल्लाह करे कि ये ग्रुपिंग डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस पे असरअंदाज ना हो, यानी इंसाफ की अदायगी भी असरअंदाज ना हो। इंसाफ का निज़ाम चलता रहना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन है, कोई बात है तो ज़रूर शेयर कीजिए और इस पर रद्द-ए-अमल भी ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है
कि आप सब खैरियत से हों और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न हो और ये जो मसाइल हैं ये भी बहुत जल्द हल हो जाए उस तरीके से जिसमें आवाम की भलाई और फलाह कार फरमा हो। वसलाम।